हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रगतिवाद और नई कविता के दौर के एक बहुत ही अलग लेकिन बहुत ही विशिष्ट कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस के बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की जो IAS की परीक्षा होती है उसमें जो वैकल्पिक विषय है हिंदी साहित्य, उनमें जो कविताएं आपको पढ़नी है, जिन कवियों को आपको पढ़ना है, उनमें से एक है कविता ब्रह्म राक्षस, जिनके जो कवि हैं वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। बहुत से स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स, फैकल्टीज या वो लोग जिन्होंने हिंदी साहित्य लिया है, जब इनसे बात होती है तो अक्सर उनके मन में एक भ्रम रहता है, या आप कहें कि उनके मन में शंका रहती है कि यार मुझे ब्रह्म राक्षस समझ में नहीं आई, बहुत कंफ्यूज होता हूं ब्रह्म राक्षस को पढ़ के। कुछ कहते हैं आज तक समझ में नहीं आई। आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं इस बात का तो दावा करता हूं कि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हो न हो, ब्रह्म राक्षस एक कविता के तौर पे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। पहले हम शॉर्ट में उसकी समरी समझेंगे, फिर हम धीमे धीमे उसके जो अंदर के अंतरिम बिंदु हैं उनको समझते हुए कविता के सार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक चीज मैं बताता चलूं कि जो ब्रह्म राक्षस कविता है यह फैंटेसी शिल्प का बहुत अच्छा उदाहरण है। फैंटेसी शिल्प क्या होती है कि कई बार हमारे अंतर्मन के जो विचार होते हैं ना, जो अमूर्त विचार जिन्हें कहते हैं, उनको मूर्त रूप से सामने लाने के लिए, रखने के लिए फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया जाता है, ताकि थोड़ी सी नाटकीयता आ जाए, लेकिन जो अमूर्त विचार हैं, जो अंदर मन में फैले हुए हैं, उनको हम सामने ला सकें। ठीक है, तो ये फैंटेसी शिल्प का उदाहरण है और शायद से ब्रह्म राक्षस और मुक्तिबोध इस कारण बहुत जाने जाते हैं। जब हम कविता को पढ़ते चलेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि मैंने फैंटेसी शिल्प की बात क्यों की, नाटकीयता की बात क्यों की। कहीं ना कहीं जो सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषणवाद है उसका भी आपको प्रभाव दिखेगा। हाँ, लेकिन जो उनका लिबिडो का कॉन्सेप्ट है ना, जिसे हम काम चेतना का कॉन्सेप्ट कहते हैं, शायद से वो आपको उतने मुखर रूप से ना दिखे, या मैं कह सकता हूं कि किसी भी रूप में मनोविश्लेषणवाद दिखेगा, लिबिडो नहीं दिखेगा आपको। बात करते हैं आगे। तो मैं आपको अभी इस कोर्स के बारे में बताऊंगा जो हमारा 11वां बैच है, जो हमारा जनवरी से बैच शुरू हो रहा है, 3 जनवरी से जो बैच शुरू हो रहा है हिंदी साहित्य का। अगर आप इसे जुड़ना चाहते हैं तो studyIQ.com की वेबसाइट पे जाके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, और बाकी डिटेल्स आपको नीचे या तो लिंक पे मिल जाएंगी या आप वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। क्लास जब एंड होगी तो प्लीज एक बार रुकिएगा, अंत में कुछ इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करनी है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हिंदी साहित्य को अगर प्रेम करते हैं, हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो का जो अंत है वो आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। बाद में कोर्स के बारे में और भी बताऊंगा। ठीक है, बात की जाए अगर इसकी, तो जो मुक्तिबोध की बहुत सारी कविताएं हैं, आप देख सकते हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी, जो चांद का मुंह टेढ़ा है करके उनका जो संकलन था उसमें संकलित है, अंधेरे में यूपीपीसीएस के सिलेबस में भी थी, और बड़ी ही एक मैं और वह का जो द्वंद है, वहां पे भी अंतर्द्वंद है, यहां पे भी अंतर्द्वंद है, दोनों को दिखाया गया है। और कई बार ऐसा लगता है कि वो उनके अंदर जो द्वंद था ना, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको मार्क्सवाद से भी जोड़ा गया, जिनको समाजवाद से भी जोड़ा गया, और जो इन सब से अलग हटके यथार्थवादी व्यक्ति भी थे। बहुत सिद्धांत नहीं कहते थे, यथार्थ की बात करते थे, इसलिए द्वंद होना स्वाभाविक था। तो अंधेरे में हो या ब्रह्म राक्षस हो, दोनों ही जो कविताएं हैं इनकी, बहुत से लोग बहुत टफ कहते हैं, पर अगर आप उस द्वंद में खुद को रख के देखेंगे तो आप भी मुक्तिबोध के सामने में आ पाएंगे। ठीक है, तो बात की जाए अगर ब्रह्म राक्षस की, तो पहले शॉर्ट में एक बार उसकी कहानी बता देता हूं, निश्चित तौर पे आप उससे रिलेट कर पाएंगे। देखिए, सपोज कीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत ज्ञान भरा हुआ है, बहुत ज्ञान है, वो चाहता है कि मैं दुनिया में कितनी नई सृष्टि कर दूं, कितनी अच्छी चीजें ला दूं, मैं ये बदल सकता हूं, मैं वो बदल सकता हूं। लेकिन जब वो इस क्रम में आगे बढ़ता है तो उसके सामने उसका स्वत्व, यानी कि उसका जो अपना, जिसको ईगो कहते हैं, वो सामने, ईगो समझते हैं ना, आपका दूसरा जो सेल्फ होता है उसको ईगो कहते हैं। बेसिकली ईगो को बहुत ही गलत तरीके से हमेशा सुना समझा जाता है। आप कभी उसकी डिटेल में जाएगा, एटमोलॉजी में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कोई व्यक्ति जो दुनिया का भला करना चाहता है, संपूर्ण विश्व का भला करना चाहता है, इस दौरान
उसके सामने एक कंडीशन आती है जहां पे वो चाहता है यार कि मैं अपना भी भला कर सकता हूं, लेकिन फिर चूंकि वो ज्ञान बहुत रखता था, उसको दुनिया में बहुत ज्ञान देना था, शायद से अपना भला करे या दुनिया का भला करे, लोगों का भला करे, इसमें वो कंफ्यूज रह जाए और इसी कंफ्यूजन में उसकी मृत्यु हो जाए। ना अपना कर पाया, मैंने कि माया में दोनों गए, माया में दोनों गए, माया मिली न राम, कुछ ऐसा है ना, थोड़ा उसको करेक्ट कीजिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं उसको लेकर। तो आप दुनिया का भला करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अपना भला भी करता चलें, और इसी दोनों में यानी कि आत्मचेतस और विश्व चेतस में आप जब कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन जब आपको और बड़े स्तर पे दिखता है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर पाते, नहीं आत्मचेतस के स्तर पे, नहीं विश्व चेतस के स्तर पे, नहीं अपने स्तर पे, नहीं दूसरे के स्तर पे भी कुछ नहीं कर पाते, और आपकी मृत्यु हो जाती है, तब जिस आप बेचैनी के साथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या अगर मैं कहूं गांव में जैसे ब्रह्म या बरहम का कॉन्सेप्ट होता है ना, अगर इस प्रकार के किसी बरहम के रूप में आप अवतरित होते तो अंदर की बेचैनी होती है, यार इतना सारा ज्ञान था, मैं क्यों नहीं दे पाया समाज को, मैं अपने सोचने लगा और अपने का भी नहीं कर पाया, ज्ञान का मतलब अपने व्यक्तित्व को मैं सामने ला ही नहीं पाया, शायद से मैं दोनों का मिला जुला व्यक्तित्व लाता, आत्मचेतस प्लस विश्व चेतस, तो भी बढ़िया रहता, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और यही बेचैनी उस ब्रह्म राक्षस की है, जिसकी बारे में इस कविता में मुक्तिबोध ने डिटेलिंग की है। और ब्रह्म राक्षस बेसिकली कोई नहीं, एक मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी है, ठीक है, बुद्धिजीवी है और मध्यम वर्गीय है। मध्यम वर्गीय इसलिए लिखा गया क्योंकि मध्यम वर्गीय व्यक्ति बहुत से साधनों की तलाश में रहता है अपने जीवन के लिए भी। बुद्धिजीवी इसलिए क्योंकि वो ज्ञानी है, दुनिया को ज्ञान देना चाहता है, पर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में द्वंद्व में फंस के रह जाता है। ये कहानी है, छोटी सी कहानी है, क्यों कंफ्यूजन होना है इस पर, ठीक है। तो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष है, आत्मचेतस और विश्व चेतस अपना भला करें, दुनिया का भला करें, नहीं क्लियर कर पाता, नहीं सोच पाता, और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। और मृत्यु मतलब के बाद उसका जो आत्मा होती है, वो बेचैन आत्मा ब्रह्म बन के आती है, लेकिन वो फिर भी एक मुक्ति का मार्ग खोजती है। उसको मुक्ति कैसे मिलती है, बाय द टाइम जब कविता आगे बढ़ेगी आपको समझ में आता जाएगा। अभी मैंने बताया कि आत्मचेतस और विश्व चेतस का द्वंद्व है। आप आत्मनिष्ठ हो या जगतनिष्ठ हो, समाजनिष्ठ हो, विश्वनिष्ठ हो, यह आपका फैसला है। आप दोनों हो सकते हैं, आप किसी एक पलड़े में भी हो सकते हैं, लेकिन जो दुनिया है ना, जो विश्व है ना, ये उन लोगों द्वारा ही बनाई गई है जो श्योर है कि उन्हें क्या करना है। अपना भला करना है तो अपना कीजिए, विश्व का भला करना है तो विश्व का कीजिए, दोनों का भला करना है तो दोनों का कीजिए, पर यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट इट। अगर आप इसको लेकर श्योर नहीं है ना, तो आप भी ब्रह्म राक्षस जैसे उस दुविधा और बेचैनी में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, दिखता भी है कि आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राण में अनबन, विश्व चेतस बेबनाव महत्ता के चरण में था विषाद कुलमन। विषाद कुलमन, मन विषाद में था कि आत्मचेतस रहूं, विश्व चेतस रहूं, अपने लिए थोड़ा सोचूं या सामने वाले के लिए सोचूं। अब देखिए, यहां पे दो चीजें हैं, एक कि कोई आदमी गाइडेंस भी ले सकता था, गुरु के पास जा सकता था, किसी व्यक्ति के पास जा सकता था जो थोड़ा ज्ञानी हो, लेकिन वहां पे भी जाने का प्रयास किया गया है ब्रह्म राक्षस द्वारा, वहां तक जाने का प्रयास किया गया है, लेकिन वहां पे क्यों नहीं सफल हो पाया, ये भी हमको देखने में यहाँ पे कविता में आगे मिलेगा, ठीक है। सत्य की खोज नहीं कर पाया, ये एक अल्टीमेट सत्य तक पहुंचना चाहते थे, जहां पे उनको लगता था कि जैसे मान लीजिए कि कई बार होता है ना कि बहुत से लोग क्रिकेट में आते हैं। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पिताजी जब न्यूज चैनल देखा करते थे, तो मैं अपनी वरामदे में या जो हमारा लॉबी थी घर की, वहां पे आ जाता था, और मैं ना वो क्रिकेट खेलने का ऐसे ही शैडो क्रिकेटिंग करता था। तो मैं मन में सोचता था कि काश कोई क्रिकेटर ऐसा हो, और मैं खुद को ही मानता था वो, कि जो चलो 50 ओवर के मैच में, उस समय T20 तो बहुत होता ही नहीं था इनफैक्ट, 50 ओवर में अगर 30 ओवर तक भी खेल गया, 30 ओवर में 20 ओवर की बॉल उसको मिल गई और 120 बॉल पे 120 छक्के मार दिए, तो क्या शानदार रिकॉर्ड बन जाएगा। ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें होती है कि जो अतिरेक पूर्ण या अतिरेकता से भरी पूर्णता होती है, हम उसकी कल्पना करते हैं। ये ब्रह्म राक्षस भाई जो थे ना, वो भी उस अतिरेकतावादी पूर्णता की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। और निश्चित तौर पे ऐसे में सत्य कैसे मिलेगा, आप यथार्थ के धरातल पर नहीं उतरेंगे, और चूंकि मुक्तिबोध यथार्थ की कमी है, तब तक आपको सच्चाई नहीं मिलेगी, और इसीलिए बेचैन भी रहते हैं।
लेकिन कुछ और बातें भी रहती हैं। क्या? सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव 6 दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। ठीक, इसमें बहुत सारे ज्यामितीय बिंब भी हैं जो बड़ी अपने आप में बड़ी स्पेशल चीज है। गणितीय ज्यामितीय बिंब बहुत रेयर है हिंदी साहित्य में, इसलिए मुक्तिबोध की प्रशंसा की जानी चाहिए। खैर, तो सत्य की खोज तो खैर नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ? उसी प्रयास में घुट घुट के मर गए। मैंने पहले भी बताया कि चूंकि सत्य जो था ना इनका अतिरेक पूर्ण सत्य था, नहीं मिलता भाई, हर किसी को नहीं मिलता। ठीक है, वो जो गाना है ना वो ऐसे ही है। ठीक है, खैर आगे इसके अगर देखा जाए तो सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कई गुरुओं की खोज भी की, गुरुओं के पास गया, इतना तो सेंस था ना भाई, बुद्धिजीवी शब्द उसके साथ लगा हुआ है। गुरुओं के पास गए, पर चूंकि जिस समय की कविता है उस समय पूंजीवाद जो था वो विश्व में तो पांव पसार चुका था, भारत में समाजवाद के पीछे उसकी परछाई बन के आ रहा था। पूंजीवादी समाज में जो शिक्षा है, पूंजीवादी समाज में जो शिक्षा है ना, वो भी पूंजीवाद से प्रेरित है। तो शिक्षा ज्ञान का जिम्मेदारी का विषय शायद उतनी नहीं रह गई। शिक्षा पूंजीवाद या जिसे कहते हैं कि सिर्फ पैसे के लेन देन का विषय रह गई। यही कारण इसके सामने भी आया कि भाई गुरु के पास गया, गुरु ने अगर पैसे की बात कर दी तो इसे लगा यार अगर गुरु पैसा लेके ज्ञान दे रहा है तो फिर क्या है, तो फिर इन्होंने उसको भी साइड कर दिया। देखिए कि उस भाव तर्क का कार्य का सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, सबके पास गया, पर वही बात पूंजीवाद वाली बात, पूंजीवादी युग में ज्ञान दायित्व तो नहीं, पैसे पूंजी का विषय हो गया है, वो देखने को आपको मिलता है। पैसे पूंजी का विषय हो गया, हर व्यक्ति फ्री में तो कोई ज्ञान देना नहीं चाहता। देखिए आप भी कह रहे होंगे कि स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे आप भी फ्री में नहीं देते, ऐसा नहीं। स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी और स्टडी आईक्यू मेन चैनल पे मुझे लगता है कि इतना ज्ञान भरा है कि अगर आप सिर्फ सच अपनी से कहना असल इच्छा के साथ पढ़ना चाहेंगे तो हर एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। ये वीडियो उसका प्रमाण भी है। शायद बहुत से वीडियोस ऐसे हैं जो अपने आप में संपूर्ण है। हमारे पास कितनी लॉन्ग रन की प्लेलिस्ट हैं, कितने सारे मैराथन वीडियोस हैं, अपने आप में संपूर्ण है। तो हमने कोशिश की है कि वो बैलेंस बना रहे। है आते हैं ब्रह्म राक्षस पे, तो पैसे पूंजी का विषय हो गया है। किंतु युग बदलाव आया, कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। वो सत्य जो था ना वो उभर उभर के चिल्ला चिल्ला के कहता था। क्या चिलचिलाना? वो तो आप समझ रहे हो कि जो धूप चिलचिलाती वाली जो बात है, वो कहता है कि नहीं, पूंजीवाद से, पूंजीवादी तरीके से मुझे संतुष्ट करोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो गुरु से भी काम नहीं बनता है इस ब्रह्म राक्षस का। ठीक है, गुरु से भी काम नहीं बनता है। और यह जो तनाव था वो झेल नहीं पाया, क्योंकि समाज ऐसा था कि वो झेलने के लिए मजबूर था, लेकिन वो तनाव ब्रह्म राक्षस ये तनाव झेल नहीं पाया और इन लोग को गोलोक को पधार गया। वो खूब ऊंचा एक जीना सांवला उसकी अंधेरी सीढ़ियां, वे एक आभ्यंतर निरारे लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव। एक चीज देखिएगा, ये जो इसको और भी लिख सकते थे, उन्होंने और क्यों किया? देखिए ना, मुक्तिबोध की कविताओं में शायद से बहुत तुकबंदी ना दिखे लेकिन तुकबंदी दिखेगी, कुछ जगहों पे लयात्मकता भी दिखेगी। उसी लयात्मकता के लिए ये औश इन्होंने कर दिया, और भी कर सकते थे। तो लयात्मकता भी, कुछ जगहों पे आपको नाद सौंदर्य भी दिखेगा। ब्रह्म राक्षस में बहुत जगहों पे आपको नाद सौंदर्य भी दिखेगा। ये इस बात का प्रतीक है, द्योतक है कि जो प्रगतिवाद या नई कविता में एक, या वे कवि जो थोड़े मार्क्सवाद से प्रभावित रहते हैं, उन पे एक आक्षेप कर दिया जाता है ना कि वो शिल्प पे ध्यान नहीं देते। बिल्कुल कथा वस्तु पे ध्यान देते हैं, बहुत से कवि शिल्प पे ध्यान नहीं देते, पर इनका कहना था कि शिल्प को सामने लाने का जो तरीका है वो मेरा थोड़ा अलग होगा। शायद से इसीलिए इनकी भाषा को बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत भी बोला। ठीक है, किसी ने लक्कड़ छाप भाषा बोली इनकी भाषा को, लेकिन फिर वैसे लोग भी आए, नामवर सिंह जैसे, जिन्होंने कहा नहीं, इनकी भाषा में बहुत सारे आयाम देखने को मिलते हैं, और अगर हम उस आयाम की बात करें तो एक प्रकार की नवीनता है, नयापन है और तेजोदीप्त भाषा है। और जो बहुत सारे जो समीक्षक थे, हिंदी समीक्षक थे, उन्होंने इनकी भाषा में वो तेजोदीप्तता को महसूस किया है।
बिंबों की बात मैंने की, ज्यामिति बिंब कितने लोगों ने प्रयुक्त किए? नहीं किए बहुत सारे लोगों ने। इनकी शैली जो है उस शैली को आप देखिए, फैंटेसी शिल्प का प्रयोग कितने लोगों ने किया हुआ है, और इतने अच्छे स्तर पे इतनी गंभीर बात को, इतनी ज्यादा अमूर्त आत्मचेतन मन की बात को सामने लाने के लिए कितने लोग प्रयोग करते हैं। खैर, बात आगे की जाए तो अंततः यह संघर्ष उसके त्रासद अंत का कारण बन गया। वह अपने मानसिक व बाह्य जगत में तारतम्य स्थापित नहीं कर पाया, और वह इन दो विरोधी जो पार्ट थे ना, उन दोनों को खंडित मन दो हिस्सों के बीच में पिस गया। ठीक है, इन दो विरोधी जो पार्टियां थी उनके बीच में ये कहीं ना कहीं पिस गया, और अंततः पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पार्टों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। तो दो विरोधी पार्टों या खंडित मन के दो हिस्सों के बीच वो पिस गया, और ट्रेजेडी ऐसी ही होती है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट कि आपको क्या चाहिए। एक बार आप तय कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, देन आप उस रास्ते पे आगे बढ़ जाते हैं। रहा पकड़ तो एक चला चल पाया जाएगा मधुशाला। बट एक जो पहला शब्द मैंने बोला, या जो पहला मैंने एक छोटा सा सेंटेंस बोला कि यू शुड बी वेरी श्योर, आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा। वर्तमान समय में संपूर्णता या पूर्णता की बात करना थोड़ा अतिरेक पूर्ण है। शायद ब्रह्म राक्षस उसी में रह गया, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, कहानी भी बाकी है। ब्रह्म राक्षस का संघर्ष जिस पूर्णता के लिए था उसकी उपलब्धि असंभव थी, किंतु उसका उद्देश्य इतना महान और पवित्र था कि कविता उसके विफल संघर्ष को भी गौरव की दृष्टि से देखती है। एक बार कविता पढ़ ले, फिर मैं बताता हूं। अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। एक कहावत है, शूट फॉर द मून, शूट फॉर द मून, इवन इफ यू लूज यू विल बी अमंग द स्टार्स। ये कहावत क्या कहना चाहती है कि अपना उद्देश्य इतना बड़ा रखो ना कि अगर उस उद्देश्य से 70% 80% तक भी अगर पहुंचो तो भी वो बहुत बड़ा रहे। यही ब्रह्म राक्षस की कहानी भी है। अपने उद्देश्य को लेके ही वॉज वेरी श्योर। मैं बताना कि वो उस पूर्णता की तरफ जा रहा था। जैसे मैंने बताया कि वो मैं 120 बॉल पे 120 छक्के वाली जो बात मैं बता रहा था, चलो 120 नहीं, अगर वो 80 छक्के भी कोई मार दे तो 8 छक्का 480 यार, वो हाईएस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट का हाईएस्ट रिकॉर्ड, वो हाईएस्ट रन बन जाएगा। तो वही बात यहां पर भी कहने की कोशिश कर रही है कि उनका जो उद्देश्य इतना महान और पवित्र था कि कविता उसके विफल संघर्ष को भी गौरव की दृष्टि से देखती है। ठीक है, और यहां पे थोड़ा सा एक पहली बार एक नोशन आता है ब्रह्म राक्षस के प्रति कि ठीक है यार, इतना भी खराब नहीं, इतना भी द्वंद्व में बुरा नहीं उलझा था वो ब्रह्म राक्षस। ठीक है, खैर, मुक्तिबोध की कविताएं जिस समग्र सत्य को पकड़ना चाहती हैं उसकी शर्त क्या है कि ब्रह्म राक्षस की त्रासदी के कारणों का संधान भी किया जाए। और यह कविता इस चुनौती को स्वीकार करती है और उसकी मृत्यु पे क्या कहती है, यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ। क्या हमारे समाज में कोई व्यक्ति पूर्णता की तरफ जाना चाहता है तो क्या वो उस पूर्णता को नहीं पा सकता? और अगर उस पूर्णता को पाने के लिए अगर हम ब्रह्म राक्षस की जिजीविषा की बात करें तो बिल्कुल यार, मतलब वो इतना ज्यादा परेशान था कि मृत्यु के बाद भी वो ब्रह्म बन के आता है। उसकी आत्मा बेचैन रहती है, घूमती रहती है, वो ब्रह्म बन के आता है कि अब कैसे। लेकिन इसका समाधान भी है कि अंततः उसकी आत्मा संतुष्ट कैसे होगी। ब्रह्म राक्षस वास्तविकता में गोलोक में शांति से कैसे सो सकेगा। तो कविता के अंत में ब्रह्म राक्षस की मुक्ति को चर्चा भी दी गई है। क्या है, मिथकी पद्धति देखें तो ब्रह्म राक्षस की मुक्ति योग्य शिष्य, यहां पे योग्य होगा, एक मिनट रुकेगा, जो है वो योग्य, ये योग्य होगा, योग्य शिष्य के माध्यम से हो सकती है। यदि कोई योग्य शिष्य ब्रह्म राक्षस का ज्ञान प्राप्त कर ले तो ब्रह्म राक्षस की मुक्ति हो सकती है। मतलब क्या कि ब्रह्म राक्षस ने जिस ज्ञान को अर्जित किया, जो समाज को देना चाहता था, उसका कोई योग्य शिष्य उस ज्ञान को अर्जित कर ले और संपूर्ण समाज में उस ज्ञान को दे दे। मतलब जो काम वो न कर सका वो काम कोई और कर सके। ठीक है, ऐसी कितनी सारी चीजों को आपने देखा होगा, कितने सारे उदाहरणों को देखा होगा, कितने क्रिकेटर्स को, कितने एक्टर्स को, कितने सिंगर्स को आपने देखा होगा, साहित्यकारों को देखा होगा जिनके पिता का सपना था कि मैं नहीं कर पाया, मेरा बेटा करेगा। वैसे ही ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मैं नहीं कर पाया पर मेरा शिष्य करेगा, और फिर उसका शिष्य कौन बनने की कोशिश करते हैं, खुद मुक्तिबोध। कविता के अंत में मुक्तिबोध इस दायित्व को स्वयं निभाना चाहते हैं, वे ब्रह्म राक्षस के शिष्य बनना चाहते हैं। क्या कहते हैं, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्ष तलक पहुंचा सकूं। क्या, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य उस स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। वो शिष्य बनने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार लोग कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस भी वही है, ये शिष्य भी वही है। शायद से कुछ लोग ये बताना चाहते हैं कि अपनी दूसरी इनिंग में चीजों को सुधारना चाह रहे थे तो वो खुद को ही अपना शिष्य
के तौर पे देखते हैं, या शायद वो लोगों को नहीं बता पाए कि जो पहला जो मेरा जीवन का हाफ था, उस हाफ में मैं बहुत कुछ करना चाहता था, मैं नहीं कर सका, लेकिन जिंदगी के दूसरे हाफ में मैं उसमें सुधार करना चाहता हूं। तो शायद से जो पहला हाफ था वो ब्रह्म राक्षस था, जो दूसरी रिंग थी, जो दूसरा हाफ था वो शिष्य के तौर पे वो खुद थे। तो बहुत सारी चीजें, ये व्याख्याएं अनंत समय तक चलेंगी, इनके अनंत प्रकार मिलेंगे, अनंत तरीके मिलेंगे इनको व्याख्यायित करने के। बहुत सारे और दृष्टांत इससे जुड़ सकते हैं, बहुत सारे व्याख्याएं और व्याख्याओं के प्रकार इससे जुड़ सकते हैं। आप भी अगर अपने मन में कोई व्याख्या लेके चल रहे हैं, आपको भी लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या मेरा टेलीग्राम चैनल यहां पे दिखा दे रहा हूं आपको @official विकास करके स्कैन करके से जुड़ जाएंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आके बता सकते हैं, vikas.singh@studyIQ.com पे मेल करके भी आप इसे बता सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज बताता चलूं जिसकी मैं शुरुआत में मैंने बात की थी कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय, ठीक है, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो 11वां बैच है, जो 11th बैच है, जो जनवरी का बैच है, वो 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, दोपहर 1 बजे का बैच है। आपकी भाषा और यूपीएससी से जुड़ी हर वो चीज जो जरूरी है इसमें मैं कवर कराता हूं, सारे पीवाईक्यूज कराता हूं, वर्तनी भी शुद्ध कराता हूं, आंसर लिखना समझाता हूं, आंसर लिखते हुए आप अपने दिमाग को कैसे संतुलित रखें वो भी बताता हूं। साथ में हिंदी साहित्य के साथ जो निबंध लिखने की प्रैक्टिस होती है वो भी होती जाती है। जो आपका हिंदी क्वालिफाइंग होता है वो भी आपका तैयार होता है। बाकी सारे बहुत सारे चीजें एक्लॉट्स तो इसके साथ हैं ही। तो क्या करना है आपको, ये चूंकि न्यू ईयर बैच है, 3 जनवरी 2025 से शुरू होना है। आपको क्या करना है, आपको studyiq.com, ठीक है, studyiq.com पे विजिट करना है, और वहां पे विजिट करके राइट हैंड साइड पे ऑप्शंस मिलेंगे, हिंदी साहित्य पे जाएंगे, विकास लाइव का कोड प्रयोग करके आप इस वैकल्पिक विषय से जुड़ सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसे क्रिसमस या नए साल ऐसे ओकेजन्स आते हैं तो बहुत सी छूट भी होती है, तो आप अभी भी जुड़ सकते हैं, ओकेजन पे भी जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़िए। यूपीएससी की जो जर्नी है ना वो बहुत, जिसे कहते हैं ना कि आसान होती नहीं है। उसको ट्रैक पे लाने के लिए आपको सही गाइडेंस, सही सारथी की जरूरत होती है। यहां पे हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य के टीचर के रूप में मैं आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। यह भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो मेंटर बन सकूं जो पांडवों के लिए कृष्ण थे। कृष्ण बहुत बड़ी बात होती है, मैं गीता के उस सार के उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि उससे कोई कम प्रयास नहीं करूंगा, उतने प्रयास जरूर करूंगा कि आप वास्तविकता में अपने जिंदगी के उस महाभारत यानी यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। बाकी डिटेल आपके पास है, आप नीचे लिंक पे भी क्लिक करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। यू हैव मेनी ऑप्शंस, यू कैन गो थ्रू एनी ऑप्शन, इट्स योर कॉल, बट टेक अ कॉल। चलो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।